हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो ये पार्टनरशिप चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड सूटेबिलिटी। ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर आप चाहते हो कि पार्टनरशिप बनाओ तो आप कैसे बनाओगे, एक पार्टनरशिप कैसे बनती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप बनाने के लिए जो आपको मेन चीज़ है, पार्टनरशिप बनने के लिए आपको एक अग्रीमेंट करनी होती है। एक अग्रीमेंट करनी होती है, मतलब अगर आप क्योंकि पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने अगर एक ग्रुप बनाया देन आपको एक अग्रीमेंट करनी होगी कि हाँ हमें एक पार्टनरशिप करनी है। एंड उस पार्टनरशिप में आप कितने टाइम के लिए करोगे, पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, कौन से टाइप का बिजनेस उसमें आप करोगे, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट होनी होती है, तो पार्टनरशिप में अलाउड है कि आप ये अग्रीमेंट ओरल भी कर सकते हो केवल, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो, एंड आप इसका रिटन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओरल भी आप अग्रीमेंट बना सकते हो एंड रिटन भी अग्रीमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो होता ये है कि रिटन अग्रीमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बोला जाता है कि अगर आपको पार्टनरशिप की अग्रीमेंट करनी है देन इट इज़ बेटर कि आप उसे रिटन करो, आप एक रिटन रिकॉर्ड रखो, बिकॉज अगर बाय चांस फ्यूचर में किसी टाइप का डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट कुछ होगा, देन आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड रहेगा एंड वो रिटन रिकॉर्ड जो है ये लीगल रहेगा। ठीक है, तो लीगल रहेगा देन ऑब्वियस सी बात है प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ओरल अगर आप करोगे देन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ हमारे बीच में अग्रीमेंट हुई थी। तो रिटन अग्रीमेंट जो होती है पार्टनरशिप की, उसे प्रेफरेंस दिया जाता है। अब जब इसको प्रेफरेंस दिया जाता है तो इस रिटन अग्रीमेंट को एक टर्म भी दिया गया है। अगर पार्टनरशिप का अग्रीमेंट इन राइटिंग है देन उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ये टर्म दिया गया है उस रिटन अग्रीमेंट को जिसमें आपको पार्टनरशिप बनानी है, एंड वो रिटन अग्रीमेंट आपने करी है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होती है इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उस पार्टनरशिप के। टर्म्स एंड कंडीशंस में देखिए अभी आपको समझ नहीं आया क्या टर्म्स कंडीशंस होंगे, बट जो बिजनेस उसमें होगा पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, वो कई सालों तक चलेगा, बीच में कई टाइप की चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, या फिर कौन सी चीज़ें पहले से डिसाइड, कई चीज़ें हैं जो पहले से डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे पहले बताया था कि अगर प्रॉफिट शेयर होंगे तो उसका रेशियो डिसाइड हो जाता है। कहाँ डिसाइड होता है? इसी में डिसाइड होता है। म्यूचुअली अग्री कर दिया जाता है कि हाँ हम इन पार्टनर्स को इतने इतना रेशियो हम प्रॉफिट से देंगे, उनका इस रेशियो में प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे अगर हमारा प्रॉफिट होता है, एंड लॉस होता है तो लॉस को भी उसी रेशियो में हम शेयर कर देंगे सबके बीच में। ठीक है, तो ये जो आपकी चीज़ है ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत नई चीज़ें रहेंगी, अभी आपको नहीं पता, अभी आप बस इतना जान लो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर इस पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। और भी कई कंटेंट्स होते हैं जो बुक में दिए गए, तो वो एक एक कंटेंट आपको बताया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में रिटन अग्रीमेंट होती है, तो रिटन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। नॉर्मल सी आपकी पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन है। अब पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं कि इस डीड के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, क्या लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए बुक का जो एक एक दिया है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। बुक में आपके दिया है कि फर्स्ट है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म मतलब वही पार्टनरशिप फर्म आपका जो बिजनेस है, तो उस फर्म का आप नाम क्या रखोगे, एड्रेस उसका कहाँ पर आप उसको कैरी ऑन करोगे बिजनेस, वो आप लिखोगे। देन नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो फर्म का नेम एंड एड्रेस होगा, पार्टनर्स का होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स के नेम्स एड्रेसेस। ठीक है, पार्टनरशिप बन रही, कौन पार्टनर्स है। नेम, नेचर ऑफ द फर्म्स बिजनेस, वो फर्म किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, उस फर्म में किस टाइप का बिजनेस हो रहा है। कई टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है, या तो होलसेल रिटेल, जो सूटेबिलिटी में आपने देखा था, सूटेबिलिटी में आपने देखा था उसमें इंडस्ट्रियल वर्क भी हो सकता है पार्टनरशिप में। कोई प्रोफेशनल सीएज, लॉयर्स, वो भी पार्टनरशिप बना सकते हैं। ठीक है, या फिर वो चाहे तो होलसेल रिटेल ट्रेड भी कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो नेचर ऑफ फर्म्स बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस वो कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, देखो इसमें दिया है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, कब तक के लिए पार्टनरशिप करनी है। इफ एनी से मतलब समझ आ रहा है कि ऐसी भी पार्टनरशिप होती है जिसकी ड्यूरेशन नहीं है।
जिसकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। तो ड्यूरेशन अगर है, आपने डिसाइड करी है पार्टनरशिप हमें इतने साल तक चलानी है, देन आप वो मेंशन कर सकते हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स हैं वो मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं, ABCDE। अब सब लोग उस पार्टनरशिप फर्म में कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए A ने 25,000 दिया, B ने आपको 75,000 दिया, C ने 20,000 दिया, तो आपको ये देखिए कितना कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो कितना कितना इन्वेस्ट किया इन पार्टनर्स ने वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं कैपिटल, जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसे हम कैपिटल कहते हैं। जो ओनर इन्वेस्ट करता है, ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगाता है, क्योंकि ये सारे ओनर्स रहेंगे, ओनरशिप स्ट्रक्चर ही पढ़ी जा रही है। पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स हैं वो ओनर और मैनेजर दोनों रहते हैं पार्टनरशिप के, जनरली अगर बात करी जाए तो ABCDE जो है ये पार्टनर्स हैं, मतलब ये ओनर्स हैं, और ये जो भी पैसा लगाएंगे उस बिजनेस में उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पहले ही बताया था किस रेशियो में इन सबको प्रॉफिट्स, अब देखो जनरली डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए A ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट्स में से हम 25% का दे देंगे, B कौन दे देंगे 7%, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, डिसाइड कर सकते हैं। तो वो अपना म्यूचुअली वो डिसाइड करते हैं किस रेशियो के कितना कितना प्रॉफिट वो देंगे एक दूसरे को। अमाउंट परमिटेड टू बी ड्रॉन बाय ईच पार्टनर। देखो होता क्या है बिजनेस में, अगर हो अब बिजनेस चल रहा, अब इसमें है कि बिजनेस में इन्होंने मनी इन्वेस्ट कर दिया, A ने इन्वेस्ट करा, B ने डाला, C ने डाला, सबने पैसे डाल दिए, लगा दिए। अब जो है ड्रॉन, होता क्या है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स एक टर्म है, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ये 2 टर्म्स हैं। ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसे हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस जब चलता रहेगा और इन्होंने इनमें से मान लीजिए B ने इस बिजनेस में से, इस पार्टनरशिप फर्म में से 10,000 रुपीज़ निकाल लिए, ऑब्वियसली बता के निकालेंगे, तो इसे हम B की ड्राइंग्स बोलेंगे। बिजनेस से अगर वो पैसा निकाल रहे हैं देन उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। बिजनेस में वो ओनर की बात हो रही है, ओनर अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कैपिटल बोलेंगे, ओनर अगर बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। तो इसमें आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लिमिट कितनी, कि वो कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं ड्राइंग्स के फॉर्म में, ठीक है। तो मान लीजिए उन्होंने, अब जितना भी उनका साइज़ का बिजनेस होगा, अगर बिजनेस का कैपिटल कम है देन वो ड्राइंग्स का लिमिट भी कम कर देंगे कि हाँ 5,000 से ज़्यादा आप नहीं ड्राइंग्स निकाल सकते हो, या फिर ज़्यादा है तो मे बी वो लिमिट बढ़ा दे, 10,000 से ज़्यादा आप ड्राइंग्स नहीं कर सकते हो पर मंथ या पर एनम, पर ईयर, ठीक है, वो आपका डिसाइड हो जाता है। तो ये आपका था। देन आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ एनी। देखो कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैं, ठीक है, पैसे से रिलेटेड है, तो इसमें बताया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर होता क्या, जैसे आप बैंक में मनी अपना डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये ओनर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस फर्म में कैपिटल लगाएंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली जब ये ओनर्स उस फर्म में से पैसे निकालेंगे, ड्राइंग्स करेंगे, देन उन्हें इंटरेस्ट, उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा। होगा फ़र्क ये कि इस वाले में जो इन्होंने इन्वेस्ट करा है इसमें इंटरेस्ट के साथ इन्हें पैसे वापस मिलेंगे बिकॉज इन्होंने पैसे लगाए थे। एंड इस केस में, ड्राइंग्स के केस में, जब ये B 10,000 वापस करेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ड्राइंग करी देन उनको वापस भी करना, तो वो जब वापस करेंगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इतना आप बस अभी भी समझ लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे कितना लगना है। मान लीजिए कैपिटल पे, अब वो कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ड्राइंग्स पे भी 5% इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कितना भी आप मनी डालोगे इसमें या निकाल लोगे इसमें से, आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट इतना आपको मिलेगा, रिसीव होगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स का ये मतलब है। बैंक से रिलेट करके आप समझ लो, बैंक पे जब आप मनी डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट आपको मिलता है। देन आपका है सैलरी फी और कमीशन। सैलरी फी और कमीशन, अगर इन्होंने किसी जितना सैलरी फी और कमीशन पार्टनर्स को कितनी देनी है। अब पार्टनर्स को सैलरी फी और कमीशन क्यों दोगे। अब मान लीजिए पार्टनर जो है आपका वो मैनेजमेंट का काम भी देख रहे हैं, 5 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर मैनेजमेंट का काम दे रहे हैं, तो उन्हें आप सैलरी दे सकते हो, आप सैलरी दोगे, सैलरी फी कमीशन,
तो अगर कोई पार्टनर स्पेशल वर्क कर रहा है अलग से, देन उसे आप जो सैलरी फ़ी कमीशन ये दोगे, तो ये भी डिसाइड कर लेते कि अगर मैनेजर का काम कोई करेगा तो उसकी कितनी सैलरी रहेगी। ठीक है, प्रोडक्शन का काम अगर कोई देखेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, बिकॉज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, तो उनको इतनी सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी फ़ी कमीशन जो भी देना है वो डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये भी देखिए, जो ऑलरेडी डिसाइडेड चीज़ें हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है, जो पहले से पता है एंड पहले से डिसाइड करना ज़रूरी नहीं होता है, उन्हें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। अब आपका है प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट। पार्टनर कैसे एडमिट करे जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, या फिर अगर उन्हें हटना है, रिटायर करना है, तो वो रिटायर कैसे, तो वो पूरा प्रोसीजर भी वो मेंशन कर देते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। देन आपका आता है प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर उस फर्म को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो कैसे डिसॉल्व करा जाएगा, एंड डिसोल्यूशन के बाद जब हमें अकाउंट्स पूरे सेटल कर रहे हैं, किसकी कितनी पे करना है, किससे कितना बचाए लेना, वो सब चीज़ें जो सेटलमेंट वाला काम एंड पे होता है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा फर्म जब डिसॉल्व होगी। तो ये भी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करके रख ली जाती है। डिसॉल्व होगा तो उन्हें पता रहेगा कि हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। ये आपका हो गया। देन आपका आता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म में हैं तो उनके कुछ राइट्स भी हैं एंड उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। जैसे हम सिटीज़न है एक नेशन के, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं अपने नेशन की तरफ, उसी टाइप से जो पार्टनर्स होते हैं उनके भी अपने पार्टनरशिप फर्म की तरफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं। राइट्स मिले होते हैं, ड्यूटीज़ उनकी होती है, तो ये भी मेंशन कर दी जाती है। तो अब मेन जो इन सब चीज़ जो आपको ये हेडिंग्स पढ़ी, डिसोल्यूशन क्या होगा, राइट्स ड्यूटीज़, ये आप बड़े क्लास में पढ़ोगे कैसे क्या होता है। तो अभी के लिए बस आप टर्म्स जान लो, कंटेंट में ये सब होता है। 5 कंटेंट्स आप लिखोगे एग्जाम में, तो उसमें स्टार्टिंग के कुछ हो जाएंगे, बट मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो आप समझ लो। हाँ, तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन के लिए अग्रीमेंट होनी है, ईदर ओरल और रिटन। रिटन को प्रेफरेंस देते हैं, रिटन अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसके अंदर के कंटेंट्स। इतना भी आपने देखा। अब क्या होता है जब अग्रीमेंट हो जाती है, जैसे फॉर्मेशन तो हो गई, पार्टनरशिप आपने बना ली, आपने पार्टनरशिप डीड बना ली। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड बनने के बाद आपको एक और काम होता है, वो काम होता है आपका पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप को आप रजिस्टर जब करोगे तो उसका क्या प्रोसीजर है। देखो, पहली बात, पार्टनरशिप को जो एक्ट गवर्न कर रहा है उस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट आपका पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करता है। इसके अंदर जो आपके क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर जो आपके कंडीशंस, टर्म्स, जो भी चीज़ें डिफाइन करी गई कैसे पार्टनरशिप में करना, वो सारी चीज़ें इसमें एक्ट में दी गई। इसी एक्ट में दिया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन होनी है पार्टनरशिप फर्म की, उसकी फॉर्मेशन के बाद, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ये बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से कंपलसरी नहीं है। मतलब आप अग्रीमेंट करके पार्टनरशिप डीड बना के पार्टनरशिप रन कर सकते हो, रजिस्टर करवाने की आपको कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं होता है कि आप उसको रजिस्टर करवाओ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इज़ इट कंपलसरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू बी रजिस्टर्ड, देन द आंसर इज़ नो। ठीक है, आपको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो करवाओ, नहीं करवाओ, नहीं मैंने तो मत करवाओ। ठीक है, ये आपको होता है। अब देखो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, लाइक इसमें दिया है। हाँ देखो, एक बात ये कि रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो आप ये देख लो। रजिस्ट्रेशन का काम जब पार्टनरशिप आपकी फॉर्म हुई है, मतलब वो जो अग्रीमेंट आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है उस टाइम भी कर सकते हो या उसके बाद भी कर सकते हो। ठीक है, अग्रीमेंट होने के बाद भी आप रजिस्टर करवा सकते हो और उस टाइम भी करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। इसमें ये होता है कि एक आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, स्टेटमेंट बनेगी एक। ठीक है, एंड वो स्टेटमेंट आप सबमिट कर दोगे। किसको सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स।
किनको सबमिट करोगे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। स्टेटमेंट बनाओगे एक, एंड उस स्टेटमेंट को आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जो रजिस्ट्रार है इन फर्म्स के, पार्टनरशिप फर्म्स के जो रजिस्ट्रार है, जो रजिस्ट्री का काम करेंगे, उन्हें आप ये स्टेटमेंट सबमिट कर दोगे प्लस फ़ी के साथ। ऑब्वियस सी बात है, रजिस्ट्रेशन का काम है, फीस तो लगेगी। तो आप फ़ी करोगे, फ़ी दोगे एंड स्टेटमेंट दे दोगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को दे दोगे, सबमिट कर दोगे। एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट में जो आपने दिया है उन चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करेंगे। देखिए ये भी कमर्शियल टर्म है, स्क्रूटिनाइज, चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। स्क्रूटिनाइज मतलब चेक करेंगे। तो चेक कर लेंगे, एंड अगर उन्हें लगा कि हाँ सब कुछ एकदम सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, देन वो क्या करेंगे, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसको, उसकी एंट्री कर देंगे अपने रजिस्टर ऑफ फर्म्स में। रजिस्टर ऑफ फर्म्स जो रहेगा, जिस पे फर्म्स, जो रजिस्टर्ड फर्म्स है उनकी एंट्रीज़ होती है, जब वो स्टेटमेंट आपकी चेक कर लेंगे एंड आपके फर्म को रजिस्टर कर देंगे, तो क्या होता है, आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट के साथ फीस आप सबमिट कर दोगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स उसे स्क्रूटिनाइज करेंगे, चेक करेंगे, एंड देन वो आपकी जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स है उनके पास उसमें एंट्री कर देंगे आपके फर्म की। तो ये आपका प्रोसीजर होता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कैसे करवानी है। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट आपको देनी है, इस स्टेटमेंट में भी आप क्या कंटेंट्स लिखोगे वो जानना ज़रूरी है। स्टेटमेंट में जो आपके कंटेंट्स होते हैं, फर्स्ट आपका है नेम ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है, ऑब्वियसली बात है, नाम तो पता होना चाहिए, तो नेम ऑफ द फर्म आप स्टेटमेंट में लिखोगे। देन आपका है द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपका, अब क्या होता है ना, पार्टनरशिप फर्म ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह कंपनी में भी उनकी ब्रांचेस हो अलग अलग सिटीज़ में, तो आपको जो प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस का, जहाँ मेन उनका हेड ऑफिस है, उस पार्टनरशिप फर्म का मेन ऑफिस, मेन जहाँ पे हो रहा है उसका आप मेंशन करोगे कहाँ पर हो रहा है। देन आप नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स कैरिड ऑन बिजनेस, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस लिखोगे और कहाँ का बिजनेस हो रहा है उन जगहों के नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। देन डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, देखो पार्टनर जो है किन किन, देन कौन कौन से पार्टनर्स ज्वाइन करके आए वो आप लिखोगे स्टेटमेंट में। देन आपका है द नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेसेस, देखो कंटेंट्स मैच कर रहे हैं जो आपका पार्टनरशिप डीड है उसी से, ठीक है, बट पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीज़ें, इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत रजिस्ट्रार को नहीं है, उनके लिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आप मेंशन कर दोगे नेम्स एंड परमानेंट एड्रेसेस पार्टनर्स के, एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, अगर आपने टाइम पहले से डिसाइड कर रखा है देन आप उसको मेंशन कर दोगे कितने टाइम के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई है। तो बस आपकी पार्टनरशिप बन गई। स्टेटमेंट जो है, अब देखो ये जो स्टेटमेंट बनेगी, देन स्टेटमेंट में सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होगा, सारे पार्टनर्स उसको साइन कर देंगे, एंड देन वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अगर सेटिस्फाई हो गए, देन चेक करने के बाद देन उसको रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब अगर रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, तो ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जो रजिस्ट्रार हैं, ये क्या करेंगे, ये एक चीज़ इशू करेंगे, ये आपको इशू करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपका रजिस्टर हो गया है, तो एक सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे जो आपके पार्टनरशिप फर्म का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा कि हाँ नाउ यू हैव द प्रूफ कि आपका पार्टनरशिप रजिस्टर हो चुका है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। अब इसके बाद जो कंटेंट्स आपने स्टेटमेंट में दिए थे, अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं, आप जब बिजनेस अपना रन करोगे, मान लीजिए प्रिंसिपल प्लेस आपने बदल दी, या पार्टनर कोई अब जो पार्टनर्स के एड्रेस किसी का पार्टनर का चेंज हो गया, देन वो चीज़ें आप जो चेंजेस आ रहे हैं वो आप बता दोगे रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो अगर कोई चेंज हो रहे हैं स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन में, देन वो सब आप जो रजिस्ट्रार हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दोगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है, कैसे पार्टनरशिप रजिस्टर होगी, वो कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक, तो अभी तक हमने देखा फॉर्मेशन कैसे होगी, अग्रीमेंट से, पार्टनरशिप डीड से, एंड फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये आपने प्रोसीजर पूरा समझ लिया है। इसके बाद कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट लगेंगे, बट कोई नहीं, हो जाएगा। देखो अब आपका आता है, ये तो था रजिस्ट्रेशन आपकी कंपलसरी नहीं होती है, ठीक है, रजिस्टर करवाओ ना करवाओ आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं करवाओगे देन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। आपको रजिस्टर करवानी है करवाओ, नहीं करवानी मत करवाओ, करवा दी तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं करवाई है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो आप देख लो। कॉन्सिक्वेंसेस
रिजल्ट्स हैं ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाई है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके फर्म को झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, क्या उसके बुरी चीज़ें होंगी, कुछ गलत चीज़ होंगी, क्या होंगी? देखो, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस, मतलब डीमेरिट्स, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज पे आ जाती है वो पार्टनरशिप फर्म जो नॉन रजिस्टर्ड होती है। क्यों? बिकॉज कुछ उसमें लिमिटेशंस लग जाते हैं। वो लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एनफोर्स इट्स क्लेम्स अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। देखो, पहले एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपकी फर्म है, ये आपके पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, एंड ये आपकी थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपका कोई और फर्म होगा। ठीक है, ये आपकी थर्ड पार्टी, ये फर्म है पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनर्स हैं एंड ये थर्ड पार्टी है। पहला जो आपका कॉन्सिक्वेंस है वो है, इट कैन नॉट एनफोर्स इट्स क्लेम्स अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट जो आपका होता है वहाँ पे ये फर्म जो है, फर्म और पार्टनर सब इंक्लूड होके किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं कर सकते। मतलब उनको अगर थर्ड पार्टी को कोई केस है, मान लीजिए थर्ड पार्टी उन्हें कोई अमाउंट नहीं दे रही है, उनका डेट है नहीं वापस कर रही, थर्ड पार्टी कुछ ओ करती है, इनको नहीं वापस कर रही है, देन ये फर्म कोर्ट में नहीं जा सकते ये कहने कि इन्होंने हमारा जो हमने इनको दिया था डेट वो वापस नहीं करा है, बिकॉज ये फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो जब ये नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, अनरजिस्टर्ड है, तो ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते। यही फर्स्ट आपका है, इट कैन नॉट एनफोर्स इट्स क्लेम्स अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। पहला हो गया। सेकेंड है, इट कैन नॉट स्यू एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। अब देखो, फर्म जो है, दो ये बताया गया है कि फर्म और पार्टनर्स की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो पार्टनर्स के साथ जो होता है वही फर्म्स के साथ माना जाता है, फर्म के साथ माना जाता है, फर्म के साथ जो होता है पार्टनर्स के साथ होता है, बट सेपरेट एंटिटीज़ तो हैं ही, एंटिटीज़ हैं सेपरेट। तो ये फर्म जो है, ये फर्म इन पार्टनर्स के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये आपको अभी समझ नहीं आया क्योंकि तो नॉन लिविंग थिंग है, कैसे होगा वो आप बाद में समझोगे। अभी के लिए बस ये देख लो, फर्म जो है, ए बी और सी जो पार्टनर्स हैं, इन्हें स्यू नहीं कर सकता, इनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, दूसरी कॉन्सिक्वेंस होगी, क्यों? रीज़न यही कि नॉन रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। थर्ड आपकी आती है, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू द फर्म टू एनफोर्स देयर क्लेम्स। अगर ये जो पार्टनर्स हैं ए बी और सी, ये इस फर्म को भी स्यू नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते स्यू। ठीक है, इनको इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं अगर कोई, मतलब इनको प्रॉब्लम है। क्या इसमें दिया है? इसमें दिया है आपका कि टू एनफोर्स देयर क्लेम्स, इनका कोई क्लेम, इनको कोई भी, देखो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, केस कुछ भी हो सकता है। तो ये ए बी और सी जो ये फर्म को के खिलाफ ऐसे केस नहीं कर सकते, स्यू नहीं कर सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? बिकॉज ये फर्म नॉन अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड है तो इसकी बातें नहीं मानी जाएंगी। तो ये आपके पहले तीन थे। फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकता है कोई अपने क्लेम्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। फर्म ए बी और सी जो पार्टनर्स हैं उन्हें स्यू नहीं कर सकता है, जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को स्यू नहीं कर सकते हैं अपने कुछ क्लेम्स पूरे करने, कुछ क्लेम्स के वजह से, उनके जो भी क्लेम्स हो। ये हो गया। देन आपका फोर्थ आता है, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट ईच अदर। ए बी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है कोर्ट में, मतलब कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, स्यू करना, केस करना। बी सी को नहीं कर सकता है, सी बी को नहीं कर सकता है, सी ए को नहीं कर सकता है, ए सी को नहीं कर। जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ भी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कोई केस नहीं कर सकते हैं। रीज़न, वो पार्टनर्स जो हैं वो एक अनरजिस्टर्ड फर्म में काम करते हैं, अनरजिस्टर्ड फर्म उनका है, उनका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपने पार्टनर्स को भी एक दूसरे को ऐसे स्यू नहीं कर सकते। तो ये 4 आपके पहले कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस जो है वो कहता है, इट कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ अ क्लेम। फर्म की बात हो रही है, फर्म कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते। कैसे? मान लीजिए फर्म, इसमें जो आपका एग्जाम्पल दिया उसमें दिया है कि एडजस्टमेंट ऑफ अ क्लेम एक्सीडिंग ₹100,
100 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर इनका क्लेम बनता है कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा अगर इनको लेने होंगे किसी से, देन वो कोर्ट नहीं जा सकते। 100 रुपीज़ तक की अमाउंट है, उनको 100 रुपीज़ लेने किसी से और वो इंसान नहीं दे रहा है, देन वो जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, एडजस्टमेंट अगर करवानी, एडजस्टमेंट। बट अदरवाइज़ वो नहीं जा सकते अगर 100 रुपीज़ से एक्सीड कर गई वो अमाउंट जितनी उनको चाहिए, जितने पे उनको केस करना है, जो भी मैटर हो उनका। लाइक इसमें जो दिया गया वो ये है कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, ये अनरजिस्टर्ड फर्म है और ये ए है, एंड ए आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी है, ए है। इनको क्या है, अनरजिस्टर्ड फर्म इनको ओ करते हैं कि ये इनको अनरजिस्टर्ड फर्म को ए को देना है ₹1200 और ए को अनरजिस्टर्ड फर्म को देना है 1000 रुपीज़। मतलब कुछ होगा, कोई डेट होगा, तो फर्म जो है उन्हें ए को 1200 रुपीज़ वापस करने हैं, एंड ए जो है उन पे भी इनका कर्ज है कि इन्हें 1000 रुपीज़ फर्म को वापस करने हैं। तो अब अगर ऐसा हो जाए तो फर्म कह सकते हैं ना कि 1000 तो ए को हमें वापस ही करने हैं, तो हम 200 क्या कहते हैं, जो 1200 रुपीज़ है तो उसमें से 200 रुपीज़ ये दे दें ए को। समझ आ रहा है? ए को इन्हें 1000 रुपीज़ वापस करने हैं, फर्म को इन्हें 1200 वापस करने हैं। जब फर्म को 1200 रुपये वापस करने हैं, ए को 1000 वापस करने हैं, तो फर्म ये कह सकते हैं कि ए को तो 1000 वापस करने, उतना कट कर दो मेरे में से, 1200 में से 1000 हटा दो, तो 200 रुपीज़ का केवल बचेगा बैलेंस। तो 1200 में 1000 रुपीज़ तो ए को वापस करने, वो हटा दो, 200 रुपीज़ हम ए को पे कर देंगे। तो एडजस्टमेंट यहाँ कितने की हुई? एडजस्टमेंट हुई 1000 रुपीज़ की। इन्होंने अपने में से 1000 रुपीज़ हटवा दिए, एडजस्ट करवा के हटा दिया, क्योंकि ए को भी इतना इन्हें वापस पे करना था। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही है 1000 रुपीज़ की। तो ये जो एडजस्टमेंट इन्होंने करी है ये वो नहीं कर सकते हैं एक कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ 100 रुपीज़ से एक्सीड करते हैं। बुक में क्या है? बुक में यही है कि सपोज एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, ओज 1200 रुपीज़ टू ए, ठीक है, उन्हें ए को देना है। ए हैज़ टू पे 1000 टू द फर्म, ए को फर्म को 1000 पे करने हैं, कुछ होगा, कुछ हुआ होगा, कोई ट्रांजैक्शन 1000 पे करने हैं। तो जो फर्म है इट कैन नॉट एनफोर्स एडजस्टमेंट ऑफ 1000 इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। फर्म 1000 का एडजस्टमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज 1000 100 रुपीज़ से एक्सीड कर गया है। एंड रीज़न यही कि ये अनरजिस्टर्ड फर्म है। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया, देखो कंपलसरी नहीं है, बट अगर रजिस्टर नहीं करवाओगे देन आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। तो ये तो आपका हो गया, रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा देन ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। अब आपका आता है, ये तो थे कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप रजिस्टर नहीं करवाओगे, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर ये आपका फर्म है जो कि नॉन रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर नहीं हुआ है, देन फिर भी उसके पास कुछ राइट्स रहते हैं जो हैम्पर नहीं किए जाते हैं। मतलब नॉन रजिस्ट्रेशन अगर है, अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया है तो पहले तो आपने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे। अब आप ये देखो कि नॉन रजिस्ट्रेशन जो नहीं आप रजिस्टर करवा रहे हो, ये किन चीज़ों पे इसमें दिया गया है कि डज़ नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स, डज़ नॉट अफेक्ट फॉलोइंग राइट्स। अगर आपने फॉर्म को रजिस्टर नहीं करवाया है देन पहले आपने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रजिस्टर नहीं करवाने के। अब आप देखोगे कि अगर आप रजिस्टर नहीं करवाया आपने, देन उसके बावजूद आपके ये राइट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन राइट्स पे कौन से राइट्स हैं जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपके राइट्स आपके बने रहेंगे। क्या राइट्स हैं? पहला राइट आपका है एन आउटसाइडर और अ थर्ड पार्टी, जैसे उसमें था आपका ये फर्म है, ये ABC पार्टनर्स है एंड ये आपकी थर्ड पार्टी है। देखो अब ये आप पिछले वाले कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेट करके देखना। एन आउटसाइडर और अ थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट एन अनरजिस्टर्ड फर्म एज वेल एज अगेंस्ट इट्स पार्टनर्स। जो थर्ड पार्टी है ये इस फर्म के अगेंस्ट भी सूट कर सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ में केस कर सकती है, इन पार्टनर्स के खिलाफ भी केस कर सकती है। ठीक है, अब पिछले वाले से रिलेट करके देखो। पिछले वाले का पहला था कि फर्म जो है ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकती है।
पर फर्म का तो राइट नहीं, फर्म जो है वो तो अपना जो है उसका तो कॉन्सिक्वेंस होगा क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है। लेकिन ये राइट्स ज़रूरी नहीं ये राइट्स फर्म के ही राइट्स हों, यहाँ पे थर्ड पार्टी के राइट की बात हो रही है कि अगर वो फर्म अनरजिस्टर्ड है, वो थर्ड पार्टी ने उन्हें दिया है कोई लोन एंड वो वापस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो थर्ड पार्टी उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, वो केस कर सकती है। तो थर्ड पार्टी एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट केस कर सकती है। तो ये आपका पहला है जो कि राइट हैम्पर नहीं हो रहा है, जो अफेक्ट नहीं हो रहा है जिस पे कोई। सेकेंड है अनरजिस्टर्ड फर्म एंड इट्स पार्टनर्स कैन फाइल लॉ सूट्स इफ द फर्म हैज़ नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब देखो फर्म और ABC जो पार्टनर्स हैं, अगर इनका बिजनेस इंडिया में नहीं है, इनका इंडिया में बिजनेस नहीं हो रहा है, देन वो केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके इनको जो भी केस करना है, स्यू करना है किसी को, देन वो कर सकते हैं। रीज़न कंडीशन ये है कि उनका बिजनेस जो है इंडिया में नहीं हो रहा है। तो ये आपका सेकेंड है। देन आपका आता है अनरजिस्टर्ड कैन फाइल अ सूट और क्लेम सेट ऑफ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर द क्लेम डज नॉट एक्सीड ₹100। देखो पिछले में आपका था ₹100 से ज़्यादा का अगर एडजस्टमेंट करना है देन कोर्ट नहीं जा सकता है वो फॉर्म। तो इसमें क्या है, ₹100 तक का एडजस्टमेंट करने के लिए वो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वही बात है, सेम बात है। उसका ₹100 के आगे अगर एक्सीड कर जाएगी अमाउंट, देन वो नहीं एडजस्टमेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस था। बट इसमें जो आपका राइट अफेक्ट नहीं हो रहा है वो ये है कि हाँ, अगर ₹100 तक का आपका एडजस्टमेंट है देन उसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, स्यू कर सकते हैं। देन आपका आता है पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल सूट्स फॉर द, देखो ये लाइन अब देखो, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, पार्टनर्स की बात हो रही, अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स हैं, कैन फाइल सूट्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये केस कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, इस फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, फर्म को डिसॉल्व करने, डिसोल्यूशन क्या होता है बाद में आप देखना, ये मेन होता है बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उस पार्टनरशिप को। ठीक है, पर मेन कैसे होता है, क्या उसके रीजंस वो आप बाद में देखना, अभी बस इतना कर देख लो। पार्टनर्स जो हैं केस कर सकते हैं इस फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म, इसको डिसॉल्व करने के लिए, जैसे इसमें क्या है, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल सूट्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसको फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सूट्स फाइल कर सकते हैं। किस लिए, ताकि वो इनको इस फर्म के अकाउंट्स जो है वो मिल जाए। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग द अकाउंट्स, जब डिसॉल्व हो जाएगा ये फर्म, देन इसके अकाउंट्स ऑब्टेन करिए, जो भी इनके अकाउंट्स, देखो अकाउंट्स आपने यही देखा कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके हुए हैं मनी से रिलेटेड वो आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, मेंटेन होते हैं। तो अकाउंट्स अगर इन्हें ऑब्टेन करना उसके लिए केस कर सकते हैं, पार्टनर्स केस कर सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि ये फर्म रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। तो इसमें ये है कि नॉन रजिस्टर्ड फर्म अगर है बट पार्टनर्स अगर चाहते हैं देन उसको डिसॉल्व करने के लिए और उसके अकाउंट्स ऑब्टेन करने के लिए केस कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। एंड फॉर रियलाइजिंग द प्रॉपर्टी, तो और इसमें प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी जो भी उसकी होगी, इस फर्म की जो प्रॉपर्टी होगी, अगर वो कुछ होगा, जो भी उनका मैटर होगा, अगर उनका होगा कि हाँ दे कैन ऑब्टेन द प्रॉपर्टी, देन उसके लिए वो केस कर सकते हैं। मतलब पार्टनर्स जो है उनके राइट्स हैं कि वो फर्म को डिसोल्यूशन के लिए, फर्म के अकाउंट्स ऑब्टेन करने के लिए या फर्म की प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के लिए केस कर सकते हैं, सूट्स फाइल कर सकते हैं। ये राइट हैम्पर नहीं हो रहा है, इस राइट पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। ये फर्म नॉन रजिस्टर्ड है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका। देन है द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर कैन फाइल सूट्स टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। देखो इंसॉल्वेंट वर्ड आपको पहले भी बताया था। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके पास कुछ पैसा नहीं बचता है, जिसका दिवालिया हो जाता है। ठीक है, दिवालिया वर्ड आपको पता होगा। ठीक है, इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचता। मान लो ABC में से जो B है, मिस्टर B, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तो होता है क्या, ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर, आप अभी टर्म्स जानो केवल, ऑफिशियल असाइनी कोई है या रिसीवर है जिन्हें रिसीव करना है। और अगर कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर है, लाइक B इसमें इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, दिवालिया इनका हो चुका है, देन वो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर कोई भी हो सकता है, जो भी होगा वो क्या कर सकते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी रियलाइज़ करने के लिए
सूट्स फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए जो है, ये ए ही है, ये मान लीजिए ऑफिशियल असाइनी, या चलो किसी और को लेते हैं, मान लीजिए एक्स है, ये ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर है, और उनका कुछ होगा, राइट होगा कि हाँ अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इनकी प्रॉपर्टी इनको ये रिसीव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। देन अगर नहीं हो रहा है देन दे कैन ये सूट फाइल कर सकते हैं। तो अभी बस ये जान लो कि पार्टनर अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है एंड कोई ऑफिशियल असाइन या रिसीवर है जो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, देन वो सूट फाइल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ये राइट उनका, इस राइट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट भी हो गया। देन आपका लास्ट बचता है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द इनफ्रिंजमेंट ऑफ इट्स पेटेंट राइट्स। इनफ्रिंजमेंट मतलब अगर कोई उन पेटेंट राइट क्या होता है? पेटेंट राइट का मतलब है पेटेंट राइट का मतलब है, मान लीजिए एक फर्म है, ये नॉन रजिस्टर्ड, अभी नॉन रजिस्टर्ड जो अनरजिस्टर्ड फर्म है उसी की बातें हो रही हैं। इन्होंने कुछ अपना इन्वेंशन करा है, ठीक है, कोई मशीन इन्वेंट करी है, कोई आइडिया इन्वेंट करा है, आइडिया के मतलब मशीन से आप अभी देख लो, कोई इन्वेंशन इन्होंने करी है जिसका पूरा हक, जिस पे पूरा हक इनका बनता है, तो उस पर इनको पेटेंट राइट मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने कोई बहुत अच्छी मशीन इन्वेंट करी है, देन उस पर पेटेंट राइट इनको मिल गया, तो ये पेटेंट राइट, अब इनकी मशीन का अगर कोई और जैसे कॉपीराइट होता है ना, उसी टाइप से इनको पेटेंट राइट मिल चुका है। अब अगर इस राइट को कोई इन्फ्रिंजमेंट मतलब कोई और यूज़ करने लगे या ख़राब करने लगे, कोई और ले ले, तो जैसे कॉपीराइट में आप केस कर सकते हो, तो वैसे ही पेटेंट राइट अगर इनके इन्फ्रिंज होंगे देन ये फर्म जो है वो भी सूट फाइल कर सकते हैं। सूट फाइल करने का मतलब है केस करना, आप ये समझो। तो अनरजिस्टर्ड फर्म अगर है तो इट कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स अगर उनके इन्फ्रिंज होंगे और वो फर्म अनरजिस्टर्ड है देन वो सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कि नॉन रजिस्ट्रेशन अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है देन ये चीज़ें आपकी अफेक्ट नहीं होंगी। वो चीज़ें थर्ड पार्टी से भी रिलेट करती हैं, पार्टनर से भी रिलेट करती हैं, फर्म से भी रिलेट करती हैं, किसी से भी रिलेट कर सकती है। वो राइट्स किसी के भी हो सकते हैं। फर्म अनरजिस्टर्ड है बट ये राइट्स इनके हैम्पर नहीं होंगे, ये राइट इनके वैसे ही चलते रहेंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे बनती है, मतलब जो पार्टनरशिप डीड आपकी अग्रीमेंट हो रही है। देन हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट रजिस्ट्रेशन आप चाहो तो करवा दो। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो वो अनरजिस्टर्ड फर्म हो गए। तो अनरजिस्टर्ड फर्म जो होते हैं उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ उनको लिमिटेशंस डिसएडवांटेज भी वो रहते हैं। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपने देख लिए इसके पहले। देन अब आप देख रहे हो कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म है, जो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इससे कौन से राइट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, कौन से राइट्स हैं जिन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक आपने ये आपका यहाँ पे जो मेन फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो पार्टनरशिप आपकी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, एंड आपके पार्टनर्स किस किस टाइप के होते हैं। तो इसने में मे बी आपको जितना भी समझ आ रहा हो, अच्छे से समझ आए तो अच्छी बात है। देन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले बुक से रीड कर लेना ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। बिकॉज कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको रीड करना ही पड़ेगा। इतने टर्म्स उसमें हैं कि एक बार में तो टर्म्स आपको याद नहीं होने, बहुत से नए टर्म्स रहेंगे। कॉमर्स पढ़ते टाइम हमेशा डिक्शनरी या फिर फ़ोन पे अपने गूगल खोल के रखा करो। एंड आपको कोई भी टर्म नहीं, जैसे अभी इसमें कई सारे टर्म्स आपको अगर नहीं समझ आएंगे, रीड करते टाइम और टर्म्स आएंगे, तो आप तुरंत उसको देखो एंड आप उसकी मीनिंग लिख लो, तो उससे क्या होगा, वो टर्म बैठ जाएगा आपके दिमाग में। एंड कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, टर्म्स उसमें रिपीट होते रहेंगे, आगे चैप्टर्स में बहुत से टर्म्स रिपीट होते रहेंगे, तो उससे क्या है, वो आपको एक रिवीजन होता जाएगा। जितने बार आप टर्म देखोगे आपको वो डेफिनेशन याद आ जाएगी, एटलीस्ट मीनिंग पता होनी चाहिए, तो वो टर्म फिर आपको आदत पड़ जाएगी। क्योंकि कॉमर्स के आंसर्स में टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिटरली कीवर्ड्स पे मार्क्स होते हैं, हेडिंग्स पे मार्क्स होते हैं जिनमें टर्म्स ही टर्म्स भरे पड़े हैं। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, बाकी लर्निंग का काम आप खुद ही करोगे। तो उसके लिए अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा पार्ट जो भी वीडियो में देखो वो आप अपनी बुक से भी रीड करते जाओ, ठीक है। एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो तो बस अच्छे से हो जाएगा सब। तो अब इस वीडियो के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, पार्टनर्स किस टाइप के होते हैं। देन ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, बाय।